आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। पहले डिफ्यूजन क्या है ये पढ़ेंगे, फिर इफ्यूजन क्या है ये पढ़ेंगे, फिर डिस्कशन होगी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ये क्या है, और फिर ग्राम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, और लेक्चर के आखिरी हिस्से में ग्राहम्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए कि शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, ग्राम्स लॉ को थॉमस ग्राहम ने जो कि एक स्कॉटिश फिजिकल केमिस्ट थे, उन्होंने इसे प्रपोज किया था 1848 में। डेट मैंने यहाँ पे, ईयर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैटर जो है गैसियस स्टेट में जो होता है तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो मुसलसल कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन मतलब कि एक मॉलिक्यूल स्ट्रेट जा रहा है और कोलिजन होती है, पाथ ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, फिर कोलिजन होती है, पाथ ऑफ मोशन चेंज होगा, तो इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। मैटर जो है गैसियस स्टेट में कांस्टेंट रैंडम मोशन में होता है, और इसकी वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेचुरली स्प्रेड होते हैं, नेचुरली स्प्रेड होंगे और मिक्स होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप इधर परफ्यूम स्प्रे कर लेंगे तो ये आपने इधर स्प्रे किया, लेकिन उसके मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करके उनके दरमियान जो गैप्स हैं उनसे होते हुए आपके नॉस्ट्रल्स तक पहुंचते हैं, और फिर डिटेक्शन होती है ब्रेन के जरिए। सो दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना अपीयर होते हैं इसकी वजह से। एक जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, नफूज जिसे कहा जाता है, मिक्सिंग होती है। इफ्यूजन जो कि खुरूज जिसे कहा जा सकता है, वन वे फ्लो है। बात हम कर रहे हैं, ये हमें हेल्प करता है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है ये हमें हेल्प करते हैं कि हम मॉलिक्यूलर मोशन को समझ सकें, हम मोलर मास जो है वो डिराइव कर सकें, जो कि ग्राहम्स लॉ की एक बड़ी आप कह सकते हैं अमेजिंग एप्लीकेशन है कि आपको मॉलिक्यूल का कोई फार्मूला भी पता नहीं है। मतलब गैसियस स्टेट में एक कंपाउंड है और उसका आपको मॉलिक्यूल फार्मूला तक पता नहीं है, लेकिन अगर आप उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम कर लें या रेट ऑफ इफ्यूजन, तो उसकी मदद से फिर आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये फिर ग्राहम्स लॉ की एप्लीकेशन में आता है। सो बात हम करते हैं कि मैटर जो है तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, मैटर गैसियस स्टेट में कांस्टेंट रैंडम मोशन में होता है, और इसकी वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं नेचुरली स्प्रेड होते हैं, मिक्स होते हैं। ये इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना डिफ्यूजन और इफ्यूजन इसकी वजह से है, गैस के मॉलिक्यूल की हरकतों की वजह से, और इसके बाद ये जो है हेल्प करता है कि हम मॉलिक्यूलर मोशन को समझ सकें कि वो रैंडम होती है, और फिर मोलर मास को भी, और साथ साथ गैस का ओवरऑल जो बिहेवियर है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन जो है तो इस तरह है कि अगर हम एक कंटेनर लेंगे कि जो चंद सेकंड्स में आप इधर कुछ बड़े फिगर्स आप देख लेंगे कि अगर हम कंटेनर एक लें, दरमियान में पार्टीशन हो, इधर गैस ए है, इधर गैस बी है, और पार्टीशन को थोड़ा सा उठा दें, तो फिर गैस ए के मॉलिक्यूल चूंकि हरकत कर रहे हैं तो उधर से मॉलिक्यूल आ जाते हैं, बी के मॉलिक्यूल फिर इधर से जाते हैं, और ये मिक्सिंग होती है अनटिल अ होमोजीनस मिक्सचर इज प्रोड्यूस्ड। सो डिफ्यूजन जो है it is the spontaneous mixing of gas molecules due to their random motion। बेतरतीब हरकत होती है, और कहां से? रीजन एक इलाका है जिधर हाई कंसंट्रेशन है इनकी, और इधर से ये होते हुए इधर आएंगे, और इधर कोई दूसरी गैस है और उसके साथ ये मिक्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन जो है इट इज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन। रैंडम मोशन बेतरतीब हरकत, कोलिजन और टकराना इनका एक दूसरे के साथ। अच्छा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं रैंडमली, और जब टाइम पास होगा दे मिक्स कंप्लीटली विदाउट एक्सटर्नल, कोई एजेंसी इसको दरकार नहीं है, कोई हीट दरकार नहीं है। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इंडिकेट के लिए याद रखिएगा, डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। मतलब स्पॉन्टेनियस के खुद ही ये प्रोसेसेस होते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा मुसलसल कोई एनर्जी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जिस डिफ्यूजन के लिए या इफ्यूजन के लिए जो एनर्जी दरकार है तो वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे अवेलेबल है। अच्छा, तो फिर ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन में और एग्जाम्पल में, कि स्मेल ऑफ जो परफ्यूम है, जब आप परफ्यूम लगा लेते हैं और वहाँ पे कोई खड़ा है तो आपकी परफ्यूम के जो मालिक्यूल जो इधर हैं कपड़ों पे, वो यहाँ से एवापोरेट होंगे और वो जाएंगे उसके नॉस्ट्रिल्स तक पहुँचेंगे, तो एयर के साथ ये मिक्सिंग जो परफ्यूम के मालिक्यूल्स की है इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं।
अच्छा, इसी तरह लीकेज ऑफ गैस जो है, मिसाल के तौर पे अगर आप सीएनजी स्टेशन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन, वहाँ पे आप खड़े होते हैं तो वहाँ से एक बदबू सी आती है जो कि एक्चुअली मीथेन की स्मेल नहीं है, बल्कि मीथाइल मरकेप्टेन और इथाइल मरकेप्टेन दो कंपाउंड्स है जिसके बारे में हम इधर बात कर रहे हैं एप्लीकेशन में। तो वो मालिक्यूल जो है, मीथेन गैस आप जानते हैं इन्फ्लेमेबल है, तो उसकी डिटेक्शन को इजी बनाने के लिए, चूंकि उसकी स्मेल नहीं है, तो मिथाइल मरकेप्टेन और इथाइल मरकेप्टेन उसमें मिक्स की जाती है। तो जब भी मीथेन की लीकेज होगी तो मिथाइल मरकेप्टेन और इथाइल मरकेप्टेन जो है उसकी वजह से इसकी स्मेल जो है वो ज़रा इजीली जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये है लेट्स से गैस ए है और यहाँ पर मैंने ले ली है गैस बी। अब अगर हम यूं कर लें कि दरमियान में जो पर्दा है, मतलब जो पार्टीशन है, अगर हम इसको थोड़ा सा उठा देते हैं, मिसाल के तौर पे हमने इसको थोड़ा सा उठा दिया है, यहाँ तक हमने उठा दिया, तो अब हो गई है कि ये मालिक्यूल यहाँ से मूव करेंगे। लाइक ये मौजूद हैं इधर, ज़्यादातर इधर हैं, लेकिन अभी इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। और इस तरह गैस बी जो है तो उसके मालिक्यूल ज़्यादातर इधर हैं और उसने भी यहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया है। ये हमारे पास है गैस ए, ठीक है जी, यहाँ पर भी है, यहीं गैस ए है, ये गैस बी है और इधर ये गैस बी है। अब इनकी डिफ्यूजन जो है वो शुरू हो गई है। ये मालिक्यूल मूव कर रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, बी के मालिक्यूल ए के मालिक्यूल उधर जा रहे हैं, अनटिल अ होमोजीनस मिक्सचर इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल ये जो ए गैस है, दोनों साइड पे मालिक्यूल इसके बराबर हैं, और इस तरह जो गैस बी है तो उसके भी दोनों साइड पे मालिक्यूल बराबर है। तो ये होमोजीनस मिक्सचर बन गया है, यानी इधर जो है गैस ए और बी सेपरेटेड हैं बाय अ पार्टीशन, फिर पार्टीशन को हटा दिया, या पोरस वॉल है, तो इधर से ए के मालिक्यूल उधर डिफ्यूज़ करेंगे और बी के मालिक्यूल उधर से इधर आएंगे। तो ये जो मिक्सिंग है, अनटिल अ होमोजीनस मिक्सचर इज फॉर्म, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इफ्यूजन, यहाँ पर इफ्यूजन जो है तो ये वन वे फ्लो है। मालिक्यूल जो है, मिसाल के तौर पे एक गुब्बारा आप फुला देते हैं और उसका जो मुंह है वो टाइटली बंद कर लें और इसे टेबल पे रखें या छत के साथ लटका दें, जैसे कि आपने बर्थडे में देखा होगा, आप लगा लेते हैं और फिर चंद दिन के बाद 4-5 दिन गुजर जाएं तो गुब्बारा उस तरह फूला हुआ नहीं होता, बिकॉज गुब्बारे के जो वाल्स हैं वो आपको, हमें, मुझे नज़र आते हैं कि वो नॉन पोरस हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें बड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं और गुब्बारे के अंदर की जो हवा है उसमें से जो लाइटर मालिक्यूल्स हैं, लाइटर, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, जैसे कि हम ग्रामज़ला में भी पढ़ने वाले हैं। लाइटर मालिक्यूल जब उसके वाल से निकलते हैं तो गुब्बारे में गैस के जो मालिक्यूल्स हैं उसकी तादाद कम हो जाती है, लिहाजा गुब्बारा मुरझा सा जाता है। अच्छा, तो इफ्यूजन जो है ये, इसकी डेफिनेशन एस्केप है, भाग जाना है, यानी इफ्यूजन जो है तो ये इस तरह है, एस्केप ऑफ द गैस मालिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल। मिसाल के तौर पे ये है कंटेनर, और एक बड़ा फिगर मैं अभी आपको दे रहा हूँ, बनाने लगा हूँ। तो ये है मालिक्यूल्स, तो ये यहाँ से पास होंगे, ये छोटा होल है, टाइनी होल, और इधर जाते हैं। ये याद रखें कि जब ये इस होल से, टाइनी होल ऑफ मालिकुलर डायमेंशन, ये इससे पास होंगे तो उस दौरान इन इंटर मालिकुलर कोलिजन जो है वो नेग्लेजिबल होती है। लाइक ये देखें, तो एस्केप जो है गैस के मालिक्यूल्स की फ्रॉम, आप कह सकते हैं कि फ्रॉम अ कंटेनर और थ्रू अ टाइनी होल, अ स्मॉल होल ऑफ मालिकुलर डायमेंशन, एस्केप थ्रू दिस होल वन बाय वन without collision, that is called effusion. Effusion one way flow है through a very small hole, और मालिक्यूल कोलाइड नहीं करते जब वो पास हो रहे होते हैं, ज़ाहिर उससे पहले तो कोलाइड कर रहे हैं, बाद में पास होंगे उधर भी कोलिजन होगी, लेकिन जब इस छोटे होल से ये पास होंगे तो इस दौरान की कोलिजन मुमकिन नहीं होती। अच्छा, मालिक्यूल जो है ये पास होते हैं वन बाय वन थ्रू द होल विदाउट कोलिजन, नो इंटर मालिकुलर कोलिजन होती है ड्यूरिंग इस स्केप की। गैस की जो लीकेज है फ्रॉम, ये जो मैंने बता दिया आपको, गैस की लीकेज फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द बैलून, गुब्बारे से जो गैस के मालिक्यूल निकलेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गुब्बारे को फुला दें और उसका मुंह टाइटली बंद कर लें और उसे किसी जगह पे रख लें, तो चंद दिन के बाद उसमें से काफ़ी मालिक्यूल निकल चुके होते हैं और गुब्बारा जो है उसी तरह फूला हुआ नहीं होता। सो ये फिर इफ्यूजन की बात हो गई, ये इसकी डिफ्यूजन है, डिफिनीशन है, यानी एस्केप ऑफ द गैस मालिक्यूल through a tiny hole one by one without collision spontaneously, this is called effusion. अब यहां पर देखिएगा
इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन यह है कि यहाँ पर मालिक्यूल मौजूद है, मिसाल के तौर पे ये कोई गैस है, ए बी सी डी कोई भी गैस है, और एक ये बारीक होल आप देख रहे हैं, ये मालिक्यूलर डायमेंशंस का बहुत बारीक टाइनी होल है। तो जब मालिक्यूल इधर से आएंगे तो देखिए इस दौरान कोई कोलिजन नहीं होती इसके साथ, इधर भी कोलिजन होगी, और जब इधर से इधर आएगा, ये जो प्रोसेस है कि ये स्मॉल होल से पास हो, इसको हम कहते हैं इफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ को थॉमस ग्राहम ने 1848 में प्रपोज किया था, और आज इस पे हम बात कर रहे हैं। ग्राहम ने यह मालूम किया एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम बात करें मुख्तलिफ गैसेस की, तो जिस गैस के मालिक्यूल हल्के होंगे, छोटे होंगे, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो लिहाजा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन का मतलब यह है कि गैस के कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम यहां से पास हो रहे हैं। ठीक है जी, अगर सेम टेम्परेचर पे दो गैसेस को रखा जाए तो फिर जिसके मॉलिक्यूल हल्के हैं, काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर होती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। तो जब दो डिफरेंट गैसेस हों और उनके मॉलिक्यूलर मासेस भी डिफरेंट हों तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। लेकिन जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है तो मॉलिक्यूल हल्के होंगे तो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसके मॉलिक्यूल हैवी हैं तो वो स्लो जाएंगे, और जिसके लाइटर हैं तो वो जल्दी जल्दी जाएंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे आप कंसिडर कर ले हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 AMU है। अगर आप इसको कंपेयर कर लेंगे नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 है। सो अगर इस कंटेनर में मिक्सचर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो फिर हाइड्रोजन इससे ज़्यादा आगे पास होगी। मतलब इस पोर से अगर इफ्यूजन की बात हो रही है, और अगर हम दो दरमियान में पार्टीशन है, इधर नाइट्रोजन है इधर हाइड्रोजन है, पार्टीशन को थोड़ा सा उठा दें या फिर ये पोरस वॉल हो, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो ग्राहम्स लॉ के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेट जो है ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ द मोलर मास और या फिर डेंसिटी। ठीक है जी, डेंसिटी जितना मोलर मास ज़्यादा है तो फिर डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं कि ग्राहम्स लॉ के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसको हम R से जाहिर कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास यानी फिर मोलर मास, जब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे तो वो कैपिटल M से जाहिर होगा। तो देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो मैंने लगा दिया है के इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो मैंने लगाया, और फिर इसके बाद 1 बाय मोलर मास अंडर रूट। अच्छा, इस मोलर मास को इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इनटू अंडर रूट ऑफ द मोलर मास ये के बराबर है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि बायल्स लॉ के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी दो पैरामीटर का प्रोडक्ट हासिल ज़रब कांस्टेंट के बराबर हो, लाइक PV इन बायल्स लॉ इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो फिर इसका ये मतलब होता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कैसे? तो ज़रा देखिएगा, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास का अंडर रूट के बराबर है, सो अगर आप R1 लेते हैं और M1, ये प्रोडक्ट R1 M1, तो फिर ये R2 M2 के बराबर होगा, बिकॉज R1 M1 अंडर रूट इज इक्वल टू के, R2 M2 अंडर रूट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के। सो R1 और अंडर रूट M1 इज इक्वल टू R2 अंडर रूट M2। तो ये ग्राहम्स लॉ का एक फॉर्म आता है। या फिर अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को दोनों गैसेस का एक साइड पे लेंगे तो याद रखें कि ये है R1 तो M1 अंडर ये इनवर्स में होगा, और फिर R2 है तो M2 जो होगा वो इसका इनवर्स में होगा, और दोनों का अंडर रूट है। ये हमारे पास ग्राहम्स लॉ का एक फॉर्म आता है, मैथमेटिकल फॉर्म है ग्राहम्स लॉ का, जहां पे R1 गैस 1 है, कोई भी गैस है, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस, R2 दूसरी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और फिर M1 पहली गैस का
मोलर मास है और m2 दूसरी गैस का मोलर मास है, जिस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल और कुछ एमसीक्यूज जो है वो मैं कर दूंगा, यहाँ पे हल करूंगा मैं। अच्छा, अब इसको एक और फॉर्म में भी देख सकते हैं। आप इधर देख रहे हैं ना, ये मैंने लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास या डेंसिटी। अब डेंसिटी के साथ ये कैसे रिलेशन आती है? आइडियल गैस इक्वेशन का हमें पता है कि उसका एक फॉर्म है Pm, प्रेशर ऑफ द गैस, इनटू मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस इज इनटू R यानी गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर इन केल्विन। Pm इज इक्वल टू dRT। अब मैंने यूं कर दिया कि m को छोड़ दिया, p को डिवाइड किया, तो dRT डिवाइडेड बाय p। और अगर दो गैसेस हैं, मुख्तलिफ गैसेस हैं, तो m1 बराबर होगा d1 और RT बाय p। याद रखें कि दोनों गैसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गैसेस का सेम होगा। अगर इस गैस का प्रेशर है मिसाल के तौर पे 1 atm, तो इस गैस का भी प्रेशर 1 atm है। इस गैस का टेम्परेचर है मिसाल के तौर पे 298 केल्विन, तो इसका भी 298 केल्विन। तो अब रेट ऑफ डिफ्यूजन का सिर्फ डिपेंड होगा मॉलिक्यूलर मास पे। सो ये मैंने लिख दिया m1 तो d1 RT बाई पी और m2 d2 RT बाई पी। अब आप यूं कर लें कि ये जो इक्वेशन है मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन को 1 कह दें, इसमें आप m2 की ये वैल्यू लगा लें, ये वाली, और m1 की ये वैल्यू लगा लें। सो देखें R1 बाय R2 m2, तो m2 की ये वैल्यू है जो कि मैंने इधर लगा दी है, और फिर यानी ये वैल्यू जो है ये m2 की है, और डिवाइडेड बाय फिर है m1, तो m1 की मैंने ये वैल्यू लगा दी है, तो d2 RT बाई पी और d1 RT बाई पी। अब ये जो दोनों हैं ये कैंसिल होते हैं, RT बाई पी फैक्टर पूरा, और इसके साथ यहाँ पे रह जाएगा d2, यहाँ पे रह जाएगा d1। सो d2 बाय d1 दोनों अंडर रूट। ये ग्राहम्स लॉ का एक और फॉर्म है। सो अब डेफिनेशन को देखिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन ऑफ अ गैस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन ऑफ अ गैस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। और अगर दो गैसेस एक साथ, सो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस are inversely proportional to the square roots of their molecular masses or densities। तो आप ये आखिरी वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, खूबसूरत है, बेहतरीन है। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी तजर्बे से कैसे साबित किया जाए कि यार ये बात ठीक है या फिर ये सही है, दोनों सही हैं। एक्सपेरिमेंट्स क्या बताते हैं? ग्राम ने तो मैथमेटिकली कर दिया। तो अब एक क्लासिक के एक्सपेरिमेंट है एमोनिया का और HCl का। याद रखिए एमोनिया एक गैस है, HCl एक गैस है रूम टेम्परेचर पे, और अगर हम इनको यानी एमोनिया को पानी में डिजॉल्व कर लें तो ये एमोनिया का एक्वस सोल्यूशन होगा। इसी तरह HCl को पानी में डिजॉल्व कर लें, बहुत डिजॉल्व हो जाती है, तो ये फिर आपके पास होगा HCl का एक्वस सोल्यूशन। तो हमने यूं कर दिया, सेटअप ये है कि ये आपके पास एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है और इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है, तकरीबन मेरे हाथ में यहाँ से तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा रफली। अब एक आपने इधर डाल दिया, मिसाल के तौर पे ये है HCl का एक्वस सोल्यूशन, ये एमोनिया का एक्वस सोल्यूशन। कॉटन ले लें, कॉटन स्वाब्स, या फिर स्पंज आप ले सकते हैं, यानी स्पंज है दो पीसेस में आपने तो इस तरह काट दिया है और इसको डिप करें HCl सोल्यूशन में, इसको डिप करें एमोनिया सोल्यूशन में, पूरी तरह वेट हो जाए, ठीक है जी। लेकिन याद रखें कोरोसिव होते हैं HCl और एमोनिया, तो ज़ाहिर कोई क्लिप्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, तो डिप करें और फिर प्लग इन कर दें। और जब ज़ाहिर डाइल्यूट सोल्यूशन में इस्तेमाल करें तो फिर कोई ख़तरनाक नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो अगर हम इधर डिप कर लेंगे एमोनिया में और इधर डिप कर लेंगे HCl के एक्वस सोल्यूशन में, और दोनों ट्यूब्स के जो दोनों ओपन एंड्स में इन स्वाब्स को अगर हम प्लग इन कर देंगे एट द सेम टाइम, तो फिर ये गैसेस यानी इस सोल्यूशन से, इस कॉटन स्वाब से या स्पंज से एमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे और इधर से HCl के मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो दरमियान में कोलिजन होगी। तो जब इधर से एमोनिया के मॉलिक्यूल आ गए, यह है NH3, और वहाँ से HCl के मॉलिक्यूल आ गए हैं, तो दोनों का रिएक्शन होगा और एमोनियम क्लोराइड बनेगी। एमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, तो यहाँ पे एक रिंग अपीयर होगी।
अब हमने ये करना है कि हम सिर्फ डिस्टेंस मेजर कर लें कि एमोनिया ने रिएक्शन से पहले कितना फासला कवर किया। ये फासला जब आप मेजर करेंगे तो ये होगा 60 सेंटीमीटर, ये फासला 60 आता है, और HCl ने जो फासला कवर किया है तो ये 40 सेंटीमीटर है। तो सिंपल हमारे पास एमोनिया जिसके मालिक्यूल हल्के होते हैं, यानी मोलर मालिकुलर मास जो है वो 17 AMU है, मोलर मास पर 17 ग्राम होगा, तो एमोनिया लाइटर है, HCl का मालिकुलर मास ज़्यादा है, देखें ये 36.5 है, एमोनिया का मालिकुलर मास जो है वो कम है, 17 है। एमोनिया लाइटर है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है बिफोर कोलिजन विद HCl मालिक्यूल। HCl के मालिक्यूल हैवियर हैं तो डिफ्यूजन जो है वो कम होती है। एमोनिया ने 60 सेंटीमीटर और HCl ने 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया, और यहाँ पर इनका रिएक्शन हुआ, इधर से एमोनिया और इधर से HCl और गरम, यहाँ पर रिएक्शन हो गया और एक रिंग बन जाती है सॉलिड एमोनियम क्लोराइड की, और वाइट कलर होगा। तो फिर अब क्या करें, देखिए सिंपल एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू VT, तो मैं सिंपल ये लिख लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय, गो कि लीनियर नहीं है, जिगजैग इस तरह, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एमोनिया इनटू वेलोसिटी ऑफ एमोनिया इनटू टाइम। चले कि ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम दूसरे गैस के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ HCl इनटू टाइम। अब यूं कर लेते हैं कि इस इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय एमोनिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एमोनिया इनटू टी, वेलोसिटी ऑफ HCl इनटू टी। याद रखिए टाइम इन्होंने सेम लिया है, कैसे कि जैसे इधर इसने शुरुआत की तो एक ही, जैसे मैंने कहा था ना एक वक्त में प्लग इन कर दें तो ये एक ही वक्त में आ रहे हैं। अगर ये गैस यहां से यहां तक मिसाल के तौर पे 10 सेकंड में पहुंचती है तो ये भी 10 सेकंड में पहुंचती है, तो हमारे पास इन्होंने टाइम सेम लिया है। सो ये अब दोनों कैंसिल हो जाते हैं, टी के साथ कैंसिल होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय एमोनिया इज 60, डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl इज 40, ये मैंने लगा दिया। अच्छा अब यहां पे एक और चीज, ये वेलोसिटी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोपोर्शनलिटी हटा दी और हमने कांस्टेंट लगा दिया k। अब v जो होगा वो बराबर होगा r डिवाइडेड बाय k। सो मैंने इधर लगा दिया इस v की जगह पे, ये जो v है इसकी जगह पे मैंने लगा दिया r बाय k, चूंकि वेलोसिटी ऑफ एमोनिया है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एमोनिया बाय k, और ये है वेलोसिटी ऑफ HCl ये वाली, तो फिर मैंने लगा दिया है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl डिवाइडेड बाय k। और अब ये दोनों k कैंसिल हो जाएंगे, तो अब आपके पास जो आएगा 60/40 से आता है 1.5, डिवाइड कर लें, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl को उधर मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ये आता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ऑफ एमोनिया वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है HCl से। जरा देखें, अगर ये 1.5 ना हो, ये 1 हो, तो फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और एमोनिया का और रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl के ये बराबर हैं। अगर इधर 2 होगा तो फिर हम कह सकते हैं एमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl से 2 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है जी, ये 1.5 है, बराबर भी नहीं है लेकिन 2 टाइम भी ज्यादा नहीं है, बल्कि 1.5 टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर ये कंटेनर है और इसमें मिसाल के तौर पे HCl गैस है, HCl गैस इस कंटेनर के पोरस वाल से निकलती है, लेट से आप कह सकते हैं कि 10 लीटर निकलती है पर आवर फॉर एग्जांपल, तो एमोनिया जो है वो 10 × 1.5, तो ये इतने लीटर निकलेगी, यानी 15 लीटर पर आवर निकलेगी। अच्छा, ग्राहम्स लॉ से अब हम मालूम कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, यानी ये एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि इस तरह होगा। अब हम यूं कर लेते हैं कि ग्राहम्स लॉ इसके बारे में क्या कह रहा है। ग्राहम्स लॉ का ये इक्वेशन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एमोनिया तो इनवर्सली होगा इन रिलेशन विद मोलर मास ऑफ एमोनिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, सो इनवर्स रिलेशन है HCl के साथ। HCl का मोलर मास है 36.5, एमोनिया का मोलर मास है 17, कैलकुलेटर से कर लें, 36.5 डिवाइडेड बाय 17 और अंडर रूट, तो इससे आएगा 1.46। अब HCl को उधर मल्टीप्लाई करें, ये रिजल्ट हमारे पास जो आता है ये कैलकुलेटेड है फ्रॉम ग्राहम्स लॉ, यानी ये कैलकुलेटेड रिजल्ट है और ये एक्सपेरिमेंटल है। ये कहता है कि 1.5 टाइम्स है ज़्यादा है HCl से,
और इधर भी है कि एमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन 1.6 यानी 1.5 टाइम्स तकरीबन, राउंड ऑफ कर लेंगे, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल एरर भी हो सकता है। तो ये भी 1.5 है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5। तो जो एक्सपेरिमेंटली हम कर रहे हैं, तजर्बे के जरिए कर रहे हैं, और जो ग्राहम्स लॉ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आता है। इसका मतलब ये तस्दीक है ग्राहम्स लॉ की ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अब आखिर में कि ग्राहम्स लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं, तो ये क्या है एप्लीकेशन? एक तो ये है कि मोलर मास की डिटर्मिनेशन। अगर आपको मिसाल के तौर पे लेट से आपके पास एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है अननोन, तो आप सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास मोलर मास है, आपको नोन है, चले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो मोलर मास, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन आप मालूम करें और मोलर मास नोन है 44, और अब अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करें, मोलर मास नोन नहीं है, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो ग्राहम्स लॉ से हम अननोन गैस का, जिसका हमें मालिकुलर फार्मूला तक पता नहीं होगा, तो ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन थी ग्राहम्स लॉ की, कि अननोन गैस का हम मालिकुलर मास मालूम कर सकते हैं। दूसरा, यूरेनियम के आइसोटोप्स या फिर बाकी जो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम के आइसोटोप्स कुछ लाइटर हैं कुछ हैवियर हैं, अगर उनको हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट किया जाए तो फिर जो लाइटर आइसोटोप होंगे और पास करेंगे किसी पोरस कंटेनर से या फिर स्पायरल पाइप से, सो जो लाइटर आइसोटोप्स है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगा। सो आगे जो गैस निकलेगी वो ज़्यादा रिच होगी लाइटर आइसोटोप्स में। बाकी गैसेस के जो आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के भी इस तरीके से अलहदा किए जा सकते हैं। अच्छा, फिर गैस लीकेज की जो डिटेक्शन है, ये एक कंपाउंड है मिथाइल मरकेप्टेन, बदबूदार केमिकल है, और इसी तरह इथाइल मरकेप्टेन। ये कंपाउंड नेचुरल गैस में डाले जाते हैं, जहां पर भी जो घरों में इस्तेमाल होती है, डोमेस्टिक यूज़ है, या फिर गाड़ियों में जो इस्तेमाल होती है सीएनजी स्टेशन में, तो ये कंपाउंड मिक्स किए जाते हैं या इनसे सिमिलर कंपाउंड्स। तो जैसे ही ये गैस लीकेज कहीं पे होगी तो ये बदबूदार केमिकल जो है, हम बड़े सेंसिटिव होते हैं, इंसान बड़ा सेंसिटिव होता है बदबू के लिए, तो बदबू बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। आपका भी तजर्बा है कि अगर आपने परफ्यूम लगाया तो आप दोस्त आपकी कोई तारीफ नहीं करता कि बड़ा ज़बरदस्त यार आपने परफ्यूम लगाया, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप ब्रश ना करें तो फिर ज़ाहिर आप जानते हैं, तो बदबू बड़ी जल्दी डिटेक्शन उसकी होती है। तो ये बदबूदार केमिकल उसमें डालते हैं ताकि बदबू आए और हमें पता चले कि ये ख़तरनाक गैस मीथेन जो इन्फ्लेमेबल है वो डिटेक्ट होती है। तो जैसे घरों में भी खुदा न खास्ता अगर कहीं पे लीकेज है और आप बाहर से आ जाते हैं और घर से थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है, तो ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप दरवाजे खोलें और अंदर जाएं और फिर पंखा लगाएं कि गैस नहीं नहीं नहीं, बाहर से ही आप गैस के वाल को बंद कर ले, बाहर से। बिकॉज जब आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी करेंगे तो वहाँ पे रगड़ से, फ्रिक्शन से इतनी हीट एनर्जी मिल जाती है कि जो एक्सप्लोसिव मिक्सचर है मीथेन का और एयर का, उसकी कंबस्शन जो है वो एकदम एक्सप्लोजन उसका हो सकता है। तो ये तरीका है बाहर से गैस बंद करने का। तो गैस की लीकेज की डिटेक्शन जो है वो इनकी मदद से होती है, और इस तरह बाकी भी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप्स को अलहदा किया जा सकता है। लाइक क्लोरीन का आप आइसोटोप ले 35 जो है वो लाइटर है, क्लोरीन का 37 हैवियर है। सो क्लोरीन के इन आइसोटोप्स को ग्राहम्स लॉ की मदद से अलहदा किया जा सकता है। थैंक यू।